नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मानव तस्करों का मायाजाल। मानव तस्करी आज के दौर में मानवता पर एक बदनुमा दाग है। संचार के इतने प्रभावशाली साधन मौजूद होने के बावजूद जब बच्चे दुनिया की भीड़ में गुम हो जाते हैं तो कई सवाल पैदा होते हैं। दरअसल ये बच्चे गुमते नहीं हैं, बल्कि इनको कोई चोर लेता है और इसी चोरी को मानव तस्करी कहते हैं। मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 90% बच्चे या फिर किशोर होते हैं और 10% मामलों में उम्र दराज लोग भी कई बार मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। तस्करी का शिकार होने वाले बच्चों या किशोरों में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। अक्सर भीड़ में खो गई कोई लड़की किसी बाजार में नजर आती है, जिस्म के बाजार में ये जो औरतें बैठी हुई हैं ये कभी अपने घर की प्यारी बच्चियां हुआ करती थीं, लेकिन किसी गलती के कारण, असावधानीवश, प्रेम में पड़कर या परिवारों की मजबूरी के कारण ये दुनिया की भीड़ में खो गईं और शरीर बेचने को मजबूर हो गईं। तस्करी का ये शिकार हुए बच्चे हों, बड़े हों, स्त्री हों या पुरुष, सभी की दर्दनाक कहानियां हैं। दुनिया की भीड़ में खोए हुए ये सब अंतहीन पीड़ा भोग रहे हैं, निराशा और कुंठा का जीवन जी रहे हैं। उनके घर लौटने और पुनर्वास की दर बहुत कम है। एक बार घर की दहलीज से निकलने के बाद दुनिया की इस भीड़ में खोने वाले बच्चों को इस नर्क से कैसे मुक्ति मिल सकती है? आज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे पर यही जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नाबालिग बच्चियों और महिलाओं की तस्करी हो रही है। दलाल बिना डरे पुलिस चौकी के सामने और अस्पताल परिसर तक में बच्चियों और महिलाओं की 1.5 लाख रुपए में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र के एजेंट शादी के नाम पर यह पूरा सौदा मोबाइल फोन पर करते हैं। कटनी, दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना और नौगांव में इन महिलाओं और बच्चियों को उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लाकर 90,000 से 1.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। यह उस रिपोर्ट के अंश है जो एक समाचार वेबसाइट पर नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे पर जारी की गई है। आंकड़े बताते हैं कि हथियार और ड्रग्स के बाद मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपराधिक व्यवसाय है। यह ऐसा अपराध है जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा, बेचा या बंधक बनाकर रखा जाता है। 2018 से लेकर 2023 तक 5 वर्षों में देश में लगभग 9 करोड़ लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रताड़ित हुए हैं, जिनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इसमें ताजा आंकड़े शामिल नहीं हैं। यूएन के डेटा के अनुसार प्रति वर्ष प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति और 1000 बच्चों में से 4 बच्चे प्रताड़ित होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आंकड़े बताते हैं कि मानव तस्कर 20% पुरुषों, 46% महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इसमें 15% बच्चों और 19% बच्चियों को निशाना बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव तस्करी के शिकार 50% बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है और उनको वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। 38% बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। 6% बच्चों को आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 1.5% बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। 1% लड़कियों की जबरन शादी करा दी जाती है। इसके अलावा बचे हुए बच्चों के अंग निकालकर बेचे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य काम भी हो सकते हैं। भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए देश में लगभग 330 से अधिक जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयां सक्रिय हैं, जो देश के अंदर और बाहरी मानव तस्करी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय एवं केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए जारी किए थे। भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिए कानूनी स्तर पर कई सख्त प्रावधान संविधान में किए गए हैं।
मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो मध्य प्रदेश 11वें नंबर पर है मानव तस्करी में। और जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, कई छोटी जगहों में जो है, आप कटनी ले लीजिए, दमोह ले लीजिए, सागर, छतरपुर, पन्ना, नौगांव, यहाँ महिलाओं और बच्चियों को उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लाकर 90,000 से 1.5 लाख रुपए में बेचा जाता है। ये विडंबना है कि तकनीक के इस जमाने में हम इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि अवेयरनेस की चीजें होती हैं, जागरूकता की बातें बताई जाती हैं। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कई सारे ऐसे कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अवेयर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें छोटे बच्चों का तो समझ आता है कि उनको किसी लालच देकर या उन्हें पकड़कर जबरदस्ती ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनकी भी तस्करी होती है। आप सोचिए किस तरह की लालच में ये लोग आ जाते होंगे। ऐसी कई पिक्चर्स हैं बॉलीवुड ने बनाई हैं जिसमें ये साफ संदेश दिया जाता है कि एक महिला की या एक लड़की की गलती उसे किस नर्क में झोंक देती है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें हम रोज पढ़ते सुनते हैं, और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि मानव तस्करी किस तरीके से बढ़ रही है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकेगी, कैसे लोग और जागरूक हो सकते हैं, किस तरह की धाराएं हैं इनमें, किस तरह से जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है वो है, और अगर कोई ऐसे मामलों में फंस भी जाता है तो उसके बचाव के लिए क्या साधन उपलब्ध है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ रहे हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और साथ ही सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। देखिए, दो बड़े शहर हैं इंदौर, जबलपुर, जहां से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। कई बार बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कभी कोई वापसी नहीं होती, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जिनमें जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, किसी तरह से हिम्मत करके कुछ रास्ता निकालती हैं और वापसी कर लेती हैं, और वो वाकई हिम्मत करती हैं तभी ये हो पाता है। आइए हम चर्चा की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पहले हमारे सहयोगी योगेश जुड़े हुए इंदौर से। इंदौर एक बड़ा शहर है। बड़े शहर में जैसे हम मुंबई को माया नगरी कहते हैं, इंदौर भी उन छोटे शहरों के लिए माया नगरी से कम नहीं है, जहां लोग जॉब्स के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। छोटे जो परिवार हैं वो परिवार सहित शिफ्ट हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार काम पर लग जाता है। वहां पर भी ऐसी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हिस्ट्री में देखिए तो किस तरह की घटनाएं आपने देखी अपने रिपोर्टिंग करियर में, योगेश, और अब इस मामले में आप क्या मानते हैं कि इतने सारे कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़ा कि 11वें नंबर पर एमपी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। योगेश जी देखिए पारुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये बहुत पुराना देश भर में जो है बड़े स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और खासकर मैं आपको बता दूं, कलकत्ता से इंदौर जो है बड़ी संख्या में बंगाल से लोगों को लाया जाता है। और जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है उनको कॉल गर्ल के रैकेट पे धकेलना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे इस धंधे में लिप्त रखा जाए। और इंदौर एक बड़ा आर्थिक राजधानी है, बड़ी आधुनिक सिटी है, और बड़े संख्या में लोग यहाँ बाहर से आकर रहते हैं। और ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मध्य प्रदेश का 11वां नंबर होना, ये बड़ा दुखद विषय है। और इंदौर शहर जो आर्थिक राजधानी, इंदौर भी इससे अछूता नहीं। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को मानव तस्करी के माध्यम से लाया जाता है। कई बार अस्पतालों में हमने ये खबरें भी चलाई है कि बच्चा चोरी हो जाना, बच्चे का गुम हो जाना, बच्चियों के चोरी हो जाना, तो ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अभिन्न अंग है। जो छोटे बच्चों को अस्पताल से चुरा लिया जाता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए कहीं पर बेचा जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर इंदौर शहर भी अछूता नहीं, और इंदौर में बड़ी संख्या में कई बड़े मामले आए हैं। पुलिस भी इस मामले को लेकर बड़ी गंभीर है, खासकर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है कि कैसे भी करके ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो रैकेट को है पर्दाफाश किया जाए। और हम आपको बता दें कि ये रैकेट नीचे स्तर से शुरू होता है और बड़ा लंबा हाथ होता है, यानी कि विदेशों तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है ये तार जुड़े होते हैं। इस कारण से इन पर तुरंत से अंकुश लगाना बहुत नाकाम हो जाता है। ऐसे ऐसे देश जुड़े हुए हैं जहां पर भारत सरकार का भी जो है कई मामलों में दखल नहीं होता। तो ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं, हम आपको बताते हैं कि बंगाल से जो लोग आते हैं वो बांग्लादेश जुड़े होते हैं। तो बांग्लादेश के लोग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भारत आते हैं, और भारत के बाद में ये अन्य शहरों में भिजवाए जाते हैं। इंदौर में कॉल गर्ल और वेश्यावृत्ति का रैकेट भले ही खुलेआम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आधुनिक शहर जो ये इसकी चपेट में जरूर है। कई बड़े मामले हमने देखे हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि जो आजकल चल पड़ा है यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स सैलून यानी कि
महिला और पुरुषों का एक कॉमन वो ब्यूटी पार्लर होता है, वहां पर ऐसे सैलून बड़ी संख्या में मसाज पार्लर खुले हैं जहां पर इस तरह के युवतियों को लाया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है। शुरू में रोजगार के बहाने से उनको बुलाया जाता है और उन लोगों को फिर ऐसे मामलों में धकेला जाता है। कई मामलों के खुलासे हुए हैं, इंदौर नहीं, इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के बहुत कई सारी शहरों जगह में इस हैं, तरह के बिल्कुल। मामले खुले हुए हैं। जी जाहिर है, देखिए कई सारे ऐसे कारण हैं मानव तस्करी का शिकार कैसे लोग हो जाते हैं। गरीबी, अशिक्षा, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार जैसी घटनाएं, सामाजिक असमानताएं, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, ये जो हम देखते हैं ना कि सपनों की दुनिया में जाने का लोग बहुत पहले से ख्वाब देखते हैं और उन्हें एक भी रास्ता, एक भी किरण दिखती है तो उसे सच मान लेते हैं और इस तरह का शिकार हो जाते हैं। इवन आप देखिए कि कई सारे ऐसे जो आप जो देह व्यापार का जिक्र कर रहे थे, वो हिंदुस्तान से दूसरे देशों में भी ले जाकर लड़कियों से करवाया जाता है। उनको दूसरी दुनिया दिखाई जाती है, उनको बड़ा सपना दिखाया जाता है, कमाने की लालसा भी दी जाती है कि आप वहां पर अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार उन्हें बताया ही नहीं जाता कि उन्हें काम क्या करना होगा, उन्हें बहुत कुछ अलग बताया जाता है और वहां जाके उनके पास, और जब आप दूसरे देश में हैं वहां एंटर करते ही आपके पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है, एक पर्टिकुलर आपके ऊपर मॉनिटर करने के लिए एक लेडी या फिर एक कोई मेल होगा, जेंट्स होगा जो आपको प्रॉपर मॉनिटर कर रहा होगा कि आप कितने बजे कब क्या कर रहे हैं। एक पूरा विला होता है जिसमें इन लोगों को रखा जाता है जब इकट्ठा अगर वहां से आप मानव तस्करी हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो सपने की दुनिया में अगर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो पहले भांप लीजिए कि जिस दुनिया में आप जा रहे हैं वो आपके सपनों का ही महल है या फिर आप किसी नर्क में जा रहे हैं। बहरहाल मैं जबलपुर की बात करूं, उमाशंकर जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। जबलपुर में भी इस तरह की घटनाएं और आसपास के जिलों की भी हम बात करें तो छोटी जगहों से, क्योंकि छोटी जगहों पर जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके सपने ज्यादा बड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि छोटी जगह पर रहने के बाद वो जब तो सोशल मीडिया की दुनिया से अपने आप को कंपेयर करती हैं तो वो अपने आप को उस स्तर पर जाकर देखना चाहती हैं और इसलिए सपने पूरे करने का जो लालच है ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे नरक में धकेल देता है। सिर्फ देह व्यापारी नहीं, हम देखते हैं कई सारे ऐसे जो भिखारियों पर, जो मांगने वाले हैं। इंदौर में क्यों भिखारियों पर बैन लगाया गया? क्योंकि ये भी एक तस्करी हो रही थी, उनके अंगों को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। छोटे बच्चों को जब कब्जा कर लिया जाता है फिर पता चलता है कि वो सालों बाद उनको पता ही नहीं है कि वो कहां से हैं, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता। ऐसी कई घटनाएं जबलपुर से भी सामने आई थी। सोमनाथ, देखिए पारुल जी, बता दें जबलपुर में भी इस तरह की घटनाएं काफी पूर्व में हो चुकी है। बीच में तस्करी करने में रेलवे जीआरपी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें काफी संख्या में बच्चियां मिली थी जिनको ले जाकर बाहर नौकरी करवाया जाता था और नौकरी के नाम पर दैहिक शोषण किया जाता था। तो इस तरह के पूर्व में मामले कई आ चुके हैं और जबलपुर में भी ये देखने में आया। अभी पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी पिछले वर्ष की। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा नौकरों की कमी रहती है जिसकी वजह से बच्चियों को उनके गांव से लाकर यहाँ पर नौकरी के नाम पर उनसे काम कराया जाता है और दैहिक शोषण भी किए जाते हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में कुछ बच्चियों द्वारा की गई थी। तो इस तरह का जो शोषण का मामला ये सबसे ज्यादा चल रहा है और सरकार को इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो बेरोजगारी की जो समस्या है, जो आर्थिक से कमजोर लोगों जिनकी स्थिति खराब है, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में दलालों द्वारा उनको प्रलोभन देकर उनको शहर की तरफ लाया जाता है और उनके माँ बाप को कुछ राशि एक मुश्त दे दी जाती है जिससे वो अपने बच्चों को आपके साथ भेज देते हैं और भेजने के साथ साथ उन बच्चियों का दैहिक शोषण और अनेक तरह के शोषण किए जाते हैं, जिससे लेकर पूर्व में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा एक बार कार्रवाई कर देना ही उचित नहीं है। इसके लिए लगातार पुलिस और प्रशासन को लगातार उसमें सक्रिय रहना चाहिए और जो लगातार जो कैंप चलाए जाते हैं उसमें जागरूकता और इस तरह का अभियान चलाया जाना, क्योंकि जब कोई शिकायत होती है तभी कार्रवाई होती है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि दैहिक शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जबलपुर से भी जो बच्चियां हैं उनको सप्लाई करके बाहर बेच दिया जाता है। कुछ लोगों को शादियां करवा दी जाती है बुजुर्गों से। इस तरह के कई केसेस स्थिति जो राजस्थान की स्थिति हो, मध्य प्रदेश की स्थिति भी लगता नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम होशियार रहें, जागरूक रहें और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी पर भरोसा करना ही छोड़ दें, लेकिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, वो बेहतर होगा।
आइए, उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आपने भी कई ऐसे मामले देखे होंगे जिनमें बच्चियां गायब हुई लेकिन वापस नहीं लौटी और आज तक कभी पता ही नहीं चला कि उन बच्चियों का हुआ क्या। मानव तस्करी के आंकड़े बताते हैं 100 में से मुश्किल 10% ही ऐसे लोग हैं जो घर वापस लौट पाए। कई बार लौटे भी तो उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, खासतौर पर महिलाओं बच्चियों को। जब उन्होंने आप बीती बताई, कई बार पेरेंट्स समझदार निकले तो उन्होंने उस चीज के लिए फाइट किया। आप इस गंभीर विषय को किस तरीके से देखते हैं, मानव तस्करी जो अब बढ़ रही है? देखिए मैडम, ये पारुल जी बहुत गंभीर विषय है और ये विषय आज का नहीं है, बरसों से ऐसा होता आ रहा है। अभी जो समाचार पत्रों ने दिया, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है कि हमारे समाज में जो जब तक हम लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पे लड़ते रहेंगे, असली वजहों को हम भूलते चले जाते हैं। असली अब देखिए, जिसमें जो बेचने वाले दोनों हैं ये ब्राह्मण वर्ग से हैं, है ना। अगर यही कोई दूसरे वर्ग का आदमी होता तो अभी पूरे शहरों में जगह जगह पुतले जलने लग जाते, फलाने संगठन खड़े हो जाते और घेराव करते, ये करते। लेकिन ये नहीं देख रहे, केवल अगर मान लीजिए कोई बच्ची है, वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसके साथ हो रहा है, कोई महिला के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और आपको एक बात बता दूं, राज कपूर जी ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी, 1985 में आई थी, राम तेरी गंगा मैली। उससे पहले भी होता आया था, तब वो फिल्मों में भी लाए थे और उसमें भी यही बताया था, उस एक हीरोइन को बेच दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे एक वो तो पिक्चर थी, उसके माध्यम से बताया गया था। ऐसे आज नहीं कई प्रकरण है और बरी हो जाते हैं ये लोग। ये दोनों जो पकड़े गए हैं, पंडितों के नाम पर कलंक है, ये जो दोनों जो पकड़े गए हैं, भुजबल दीक्षित है, एक जो कोई पांडे है, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों को समाज में कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए। आज भैंस से सस्ती कीमत में अगर महिलाएं मिल रही हैं, बच्ची मिल रही हैं, और 60 साल तक की महिलाओं को ये कहीं ना कहीं उनसे बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे देह व्यापार करा रहे हैं। अभी भोपाल में जो स्पा सेंटर पकड़ा गया, उसमें कितनी सारी बच्चियां मिली, महिलाएं मिली। ये मजबूरी में कहीं ना कहीं गलत काम की ओर धकेल दी जाती है, चाहे उनसे भीख मंगवाया जाए, चाहे किसी के घर पे काम कराया जाए। और देह शोषण जो होता है महिलाओं का, बहुत होता है महिलाओं का। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब तक हमारे जनप्रतिनिधि और पुलिस में इंसान नहीं बनेंगे, इंसान अगर पुलिस में आएगा तो ये काम कर पाएगा। अच्छा, अगर इंसान ही अगर जनप्रतिनिधि बनेगा तो ही कर पाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरी धर्मों की बात कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा अधर्म तो ये है कि हमारे देश में आज भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। और हम बड़े गर्व से महिला दिवस मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं। खुशहाल बालिका देश भविष्य का, खुशहाल बालिका देश भविष्य का नहीं है। खुशहाल बालिका आज घर में भी सुरक्षित नहीं है। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां बेचारी गायब हो जा रही हैं और स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, उन्हें गुमराह कर लिया जाता है। कभी कभी जानबूझ के उनको ऐसा बहला फुसला के ले जाते हैं, लेकिन वो बच्चियां मिलती नहीं है। फ्रिज में मार के काट के रख दिया जाता है उनको, इधर उधर लाशें मिलती हैं उनकी। ये सब हम देखते हैं। शोषण तो महिला का हो रहा है और महिला के शोषण के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा पुलिस प्रशासन। बहुत ही इस तरफ गंभीर नहीं है, ना हमारे राजनेता हैं। अभी और कोई विषय होता तो आज पूरे भोपाल में, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया होता। क्योंकि बच्चियों का मामला है, वो गरीब घर की बच्ची है, इसलिए कोई राजनेता इसमें अपनी उंगली नहीं फंसाएगा, कोई नहीं बोलेगा। अभी तो इन्हें अपने बात करना है, कोई संविधान बचाने की बात कर रहा है, कोई सड़कों को लेकर बात कर रहा है, लेकिन उन बच्चियों को बचाने की बात जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जन जन को करना होगा। और जब किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े कॉलेज के लड़के लड़कियां खड़े हो जाते हैं, गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे डूब मरो तुम, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो इतनी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके बाद भी अगर हम लोग वास्तव में जिंदा है तो ये हम शर्मिंदा है। क्योंकि उनके साथ कितने गलत कर्म होते होंगे, कितना उनके साथ शोषण होता होगा, ये कभी नहीं सोचा है किसी ने। और इस तरफ पढ़ा लिखा तबका अभी नहीं निकलेगा। किसी बच्ची के साथ जरा सा कुछ हो जाए एक के साथ तो पूरा शहर खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। उधर कलकत्ता में वो बच्ची के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ, एक छात्रा के साथ, उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ। अरे ऐसे मामलों में क्यों नहीं देश खड़ा हो रहा? कहाँ है विपक्ष, कहाँ है पार्टी है जो विपक्षी है? भाई सत्तासीन चलो नहीं बोल पाते, उनको पैसा कमाना है। 52 किलो जब सोना कैसे निकलेगा जंगलों में? ऐसे लोग ही ऐसा पैसा कमा के करते हैं और फिर जाके कुंभ में स्नान करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। काफी ये मेरा अपना मत है और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा पाप है। और ये ऐसे पापियों को कहीं भी भगवान अगर देख रहा है तो जरूर ऐसे लोगों पे सजा होना चाहिए। और मैं भी कहना चाहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से, भगवान भी बिजली उन पर गिराता है जो बेचारे खेतों में काम कर रहे होते हैं या कहीं खड़े हो जाते हैं। भगवान ऐसे लोगों पे बिजली भी नहीं गिराता। ऐसे पुलिस वाले, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे बेचने वालों पे बिजली गिरना चाहिए।
जाहिर है हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन इस मिशन के लिए हम सभी आम जन को भी एक होना पड़ेगा। हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई इस बात के लिए आवाज उठाए या राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दा बनाए, राजनीतिक मुद्दा बनाए, उनके लिए मुद्दे कुछ और होते हैं। लेकिन आम जनमानस को सोचना होगा कि आज हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ है, कल को हमारे घर में भी हो सकता है। इसलिए जो हमने अब एक्सक्यूज करना बंद कर दिया है, मैं वापस अपने सहयोगियों की तरफ जा रही हूँ, वो हम देखते हैं कि अब जो स्मॉल फैमिली कल्चर है या नो डिस्टर्बिंग कल्चर है कि आपके घर में जो हो रहा है हमें उससे क्या लेना देना, इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, थोड़ा सा बदलाव करना होगा और दूसरे को भी स्वीकार करना होगा कि एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे से बात करना टोका टाकी नहीं है, बल्कि ये जानकारी रखना जरूरी हो जाता है कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, उनके घर में कितने लोग हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन कोई रेकी कर रहा है उससे पूछा जाए कि आप यहाँ खड़े क्यों हैं, किस लिए, क्या काम है। ये हमने जो एक्सक्यूज करना बंद कर दिया है, कई बार ये भी वजहें हैं कि हम किसी अपने पड़ोस की बच्ची को किसी अनजान के साथ जाता हुआ देखते हैं तो हम एक्सक्यूज ही नहीं करते उसमें कि आप हैं कौन, क्यों इसके साथ जा रहे हैं। ये जो हमें थोड़ा सा अगर हम इस मामले में बात करने लगेंगे एक दूसरे से तो शायद इस तरह के विषयों पर कम जो आंकड़े हैं वो कम होना शुरू होंगे। योगेश, देखिए पारुल, आपकी बात का जवाब देने के पहले उमाशंकर तिवारी जी ने जो बोला उस बात का जवाब दूंगा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी जो होते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, उनके लिए महत्व होता है कि उनका फायदा किस चीज में है। दूसरी बात, इनका आक्रोश बिल्कुल वाजिब है और ऐसा आक्रोश कल इंदौर में भी दिखाई देगा। उसका कारण मानव तस्करी नहीं है, लेकिन हालांकि कल जो पिछले दिनों घटनाक्रम इंदौर में हुआ उसके बाद में इंदौर का मानव, इंदौर का समाज, इंदौर का व्यापारी जागा कि अगर ये कृत्य इनके घर में हो रहा है तो हमारे घर में भी होगा। कल इंदौर शहर पूरी तरह से सड़कों पर होगा, व्यापारी सड़क पर होगा, समाज सड़क पर होगा। ये हमारे बात आने का कारण ये था कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा इस तरह की घटनाएं घटेगी। आपने कहा कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी को नो डिस्टर्बेंस होना। इंदौर में आजकल हॉस्टल कल्चर चल पड़ा है, पेइंग गेस्ट कल्चर चल पड़ा है, बड़ी संख्या में युवा इंदौर में आए हैं और वो रूम लेकर या फ्लैट लेकर रहते हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि हमें कोई टोका टाकी न करे। जब मकान लिया तो कहते हैं कि मकान को आने जाने का कोई प्रतिबंध तो नहीं है, आने जाने के लिए कोई पाबंदी भी तो नहीं है। तो रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे आधुनिक कल्चर जब इस तरह से हावी होगा ऐसे युवाओं पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि युवा भटकेंगे और युवा भटकेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पैसों का मोह सता है। अगर पैसे का मोह ही इस तरह के मानव तस्करी की ओर ले जाता है। आपने जो बात कही थी कि विदेशों में भेजा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पता नहीं चलता, अगर कोई विदेश में जॉब करने गया तो ये नहीं पता चलता कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वहां के बाद उसकी सूचना आना बंद हो जाती है। न परिवार को सूचना मिलती है, न किसी रिश्तेदार को मिलती है, न पुलिस को मिलती है। तो ऐसे में वो मानव तस्करी की ओर ही पहुंच जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे कृत्य में लिप्त हो जाता है जिसके बाद में उसका जीवन जो है नर्क बन जाता है। तो ऐसे मामलों में कोई सच्चाई सामने करनी पड़ती है जब आप ऐसे किसी रैकेट में फंस जाते हैं। सोमनाथ, आप क्या कहेंगे? अब क्योंकि अब बात इसलिए भी होनी चाहिए कि ऐसे मामलों को रोका कैसे जाए। जैसे आपने जिक्र किया कि कई ऐसे जो हॉस्टल कल्चर शुरू हो गया है, रेंट पर 2 कपल्स हैं वो ले लेते हैं फ्लैट, उनका शादी हुआ है नहीं हुआ है, इस मामले में भी जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो ध्यान नहीं देता। इन सब चीज़ों को भी हमें रोकने के लिए कम से कम कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे या जागरूकता रखनी होगी कि हम किसे अपनी जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। और अभी जो अपने का हॉस्टल कल्चर है ये भी कहीं ना कहीं अब बता रहा है कि जो डिमांड्स हैं आपकी, देखिए जितनी हमें शुरू से ही बताया गया, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए गलत राह पर या गलत लोगों से वास्ता हो जाए, ये भी तो गलत है। सोमनाथ, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए पारुल जी, सबसे प्रमुख बात है कि आसपास के जो जिले के लोग हैं वो जबलपुर में रोजगार और पढ़ने के लिए आते हैं। तो जैसे कुछ तरह की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो कॉलेजों में पढ़ने के लिए जबलपुर आती है, मंडला, डिंडोरी आसपास के जो शहर से है, और हॉस्टल में रहती है। लेकिन उनके माँ बाप एक निश्चित पैसा ही उनको भेजते हैं, जिसकी वजह से प्लेवन में आकर वो बच्चियां गलत रास्ते पे चली जाती है। इस तरह के केसेस भी अब नजर आ रहे हैं और जिसके लिए खामियाजा ये है कि जो प्रशासन, जो स्कूल कॉलेज प्रबंधक है, उनको विशेष पर ध्यान देना चाहिए। हॉस्टल में भी कुछ ऐसी सुविधाएं ध्यान में रखना चाहिए। किस तरह की है, क्योंकि कुछ बच्चियां जो है वो गलत रास्ते पे चली है तो खर्च उतना पूरा नहीं हो पाता। मुझे लगता है हॉस्टल संचालिका जो है या केयरटेकर हैं वो क्या ही आप पर पाबंदी लगाएंगे। ये तो पेरेंट्स को निगरानी रखनी होगी कि आपका बच्चा कितने पैसे देकर आपने उसे भेजा, वो उतने में गुजारा कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो उससे ज्यादा चीजें उनके सोशल मीडिया पर भी नजर बना। पेरेंट्स को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। माफ कीजिए योगेश, नहीं आ पाऊंगी।
क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक ऐसा मामला है जो बहुत वृहद है और इस मिशन पर हम सभी को काम करना पड़ेगा। टोकना शुरू कीजिए, पूछना शुरू कीजिए। अगर आपके आसपास कोई दिखाई दे रहा है और वो अनजान प्रतीत हो रहा है तो उससे बात कीजिए। आप क्यों हैं यहाँ पर, किसके लिए, किसके घर में आए हुए हैं। पूछने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिमिनल नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे कम से कम ये होगा कि कोई अनजान शख्स जो इस तरह के रैकेट में काम कर रहा है वो आपके यहाँ निगरानी नहीं रखेगा या आपके यहाँ रेकी नहीं कर रहा होगा। उसे समझ में आएगा कि आप जिस बिल्डिंग में हैं वो सभी लोग जागरूक हैं। ऐसा हम सभी करने लगे तो हम अपने घर की बच्चियों को बचा पाएंगे। और ऐसे कई चीजें हैं जहां पर पेरेंट्स की नहीं चलती। बच्चे आजकल बड़ा सपना देखते हैं, उन्हें बड़ा कुछ करना है, बड़ी जगहों पर जाकर रह रहे हैं। पेरेंट्स का जितना बजट है उससे ज्यादा उन्हें लग्जूरियस लाइफ चाहिए, उन्हें ज्यादा लेविश लाइफ चाहिए, जिसके लिए वो गलत कामों में चले जाते हैं। तो उन्हें भी समझना होगा ये शॉर्ट टर्म पीरियड वाला काम जो आप कर रहे हैं ये समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। और शॉर्ट कोर्स करने से अच्छा है, शॉर्ट टर्म पीरियड की लग्जूरियस लाइफ लेने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा काम कर दिखाएं ताकि आपकी जिंदगी वाकई लोगों के लिए मिसाल बन जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।